सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। राम कुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन ने टॉपिक पढ़ रहे थे जलवायु। लास्ट में अपन ने जेट स्ट्रीम पढ़ा, उसके बाद अल नीनो और ला नीनो पढ़ा। देखो जहाँ अपन ने जेट स्ट्रीम पढ़ा ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था, बोला सर गंगा के मैदान में या उत्तर के मैदान में हवाओं का अवतलन, इसका मतलब क्या है, ऐसा कुछ पूछा था। ऐसा मैंने आपको क्या बताया कि जो जेट स्ट्रीम है, जो एक शाखा, तो अगर अपन बात करें गर्मियों की, तो तब तो जेट स्ट्रीम का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये हिमालय के उत्तर से निकल जाती है, उसके पीछे से। तब अपने भारत के संदर्भ में कोई उसका मामला है नहीं। अब बात करते हैं अपन सर्दियों की, ठीक है। मतलब ये जो सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध पर सीधा चमकता है। जिस टाइम पर कब चमकता है, वो दिसंबर में, तब की बात करें। और भारत में उस टाइम पर मानसून कौन सा होता है, वो था उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून मतलब क्या है, ये हवाएं हैं ऐसे चलती हैं, ऐसे, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून यही तो होगा, समझना इस चीज़ को आप। थ्योरी तो आपको पूरी लिखवाया है मैंने, उसको पढ़ो आराम से, आ जाएगी चीज़ें आपको समझ में। अब क्या हो रहा है, जो ये क्षेत्र है, जो गंगा का मैदान, यहाँ पर ये हवाएं जिस गति से चलती है उस गति से चल रही हैं। आप यूँ समझो कि जेट स्ट्रीम का काम क्या है, थोड़ा सा वो प्रेशर डालता है उसके ऊपर, और इनकी गति क्या होती है, और तीव्र हो जाती है थोड़ी, और थोड़ी सी इनको आर्द्रता मिल जाती है, ठीक है। समझना इस चीज़ को। अब आप कहोगे सर जेट स्ट्रीम है, वो हवाएं तो उनका मामला तो 6 से 8 किलोमीटर के ऊपर का क्षेत्र है वो, यानी 6 से 13 किलोमीटर तक का बताता है। निचला ये ऊपरी क्षोभ मंडल है, उसकी बात कर रहे हैं अपन, वहाँ पर ये। अब समझना आप इसको यूँ कि जो जेट स्ट्रीम की जो हवाएं हैं, वो आर्द्रता कहाँ से लेकर आती हैं, वो लेकर आती है भूमध्य सागर से। मतलब वो हवाएं क्या है, कुछ भारी हैं, ठंडी हैं। तो यहाँ से जो हवाएं, वायुमंडल में हवाएं तो अपन को उपलब्ध होती हैं, वो तो पहले से। तो जो गर्म हवाएं जो गंगा के मैदान से उठकर जो ऊपर थी जो हवाएं, वो उनके संपर्क में आती हैं, वो उन जेट स्ट्रीम की हवाओं के संपर्क में आते हैं। कुछ वो हवाएं जेट स्ट्रीम वाली तो वो ठंडी होती हैं, जो हवाएं ठंडी होकर भारी हो जाती हैं, वो वहाँ पर वापस नीचे बैठती हैं। जब ये ऊपर की जो पवनें जब वो नीचे बैठती हैं, उनको हवाओं का नीचे आना क्या कहलाता है, अवतलन। इस शब्द का मतलब है हवाओं का नीचे आना। अब जो हवाएं यहाँ आती हैं, तब ये पवनी इस साइड चल रही है उत्तर पूर्वी, तो इनको थोड़ा सा प्रेशर एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो ये थोड़ा मानसून है वो तीव्र हो जाता है, उत्तरी पूर्वी मानसून। अब उत्तरी पूर्वी मानसून वो भारत में कहीं भी वर्षात नहीं करता, क्योंकि उनमें आर्द्रता नहीं होती, और या फिर बहुत कम होती है, जो वर्षा के लिए उपलब्ध नहीं होती। जब ये हवाएं ऐसे निकल रही हैं यहाँ से, तब यहाँ क्या है, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके यहाँ जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, यहाँ पर ये हवाएं वर्षात करती हैं। ये तो आपका जो आपने हवाओं का अवतलन वाला पूछा था, उसका आंसर। अब सेकंड आपने कहा था सर अल नीनो ला नीनो, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो बेटा उसमें तो मुझे लगा नहीं कुछ ज़्यादा मुश्किल हो उसमें, जो समझ में नहीं आया हो। फिर भी आप अगर देखो अल नीनो से क्या होता है, भारत के मानसून में क्या होती है, देरी होती है। भारत के मानसून में देरी होती है। रीज़न क्या है, जो दक्षिणी अमेरिका का जो निचला क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर एक महासागरीय धारा है, पेरू की ठंडी जल धारा। जो महासागरीय धाराओं की चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, वहाँ ठंडी जल धारा है वो जब ठंडी होती है, यहाँ पर वायुदाब क्या होता है, उच्च होता है, और भारत में यहाँ पर वायुदाब निम्न होता है, और उसका सर्किल चलता है यूँ इधर। मतलब यहाँ ये प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के इस क्षेत्र से यहाँ भारत तक के क्षेत्र में, बीच में यहाँ जाता है ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर ठंडी जलधारा होगी, तब वायुदाब कैसा होगा, उच्च, ठीक है, उच्च वायुदाब। तब ये हवाएं उच्च वायुदाब से यहाँ आती हैं, और यहाँ पर भी वायुदाब क्या है, उससे तो कम है, लेकिन यहाँ जो भारत है, भारत में यहाँ पर सूर्य किरणें सीधी चमक रही हैं, तो यहाँ पर वायुदाब कैसा है, निम्न। यहाँ पर निम्न है, और यहाँ पर भी उच्च। तो यहाँ पर दक्षिणी पश्चिम मानसून जो भारत में आ रहा है, दक्षिणी पश्चिम मानसून। अब यहाँ उच्च वायुदाब है, तब जो दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर सूखा होता है, यहाँ पर वर्षात नहीं होती है। लेकिन जो प्रति विषुवत-रेखीय धारा है, वो कभी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। वो ज़्यादा प्रभावशाली होगी तो इधर जो गर्म पानी था वो वापस इधर आया है, और यहाँ जो पेरू की ठंडी जलधारा है वो यहाँ, तब ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं, और
समुद्र के अंदर से कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि अंदर से गर्म पानी बाहर आता है, वो गर्म पानी बाहर आता है और ये प्रतिविषित रेखा है धारा है वो टकराकर इस पेरू की धारा को वापस पीछे धकेलती है, वापस पीछे धकेलती है और ये क्षेत्र पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और यहाँ पर वायुदाब कैसा हो जाता है, निम्न। पूरा का पूरा खेल क्या है, वायुदाब का है। और वायुदाब जैसे ही यहाँ निम्न हुआ यानी इस क्षेत्र से वायुदाब निम्न इधर वाला हो गया, जो पवनें अपने भारत की तरफ जा रही थी उत्तर पश्चिम की तरफ, उनकी गति धीमी हो जाती है और कुछ पवनों का प्रभाव है वो इस साइड हो जाता है, इस साइड होता है। तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्र है यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होती है और भारत का मानसून में देरी हो जाती है। और जब ये प्रभाव खत्म होता है, जब ये प्रभाव खत्म होता है गर्म पानी वाला और वापस पेरू की धारा निश्चित सही मार्ग पर अपने मार्ग पर चलने लग जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, लानिनो। और लानिनो का प्रभाव क्या है, मानसून की गति को वापस सही करता है या मानसून कुछ जल्दी आता है। लानिनो को अपन अल्निनो की बहन भी कहते हैं। और बाकी अपन महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे, आपको यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा, वैसे महासागरीय धाराओं वाला चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। और वहाँ पर अपन पेरू की ये जल धारा भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर और ढंग से समझा दूंगा विथ मैप के साथ, तो कुछ और ढंग से समझ में आ जाएंगे। आज अपना टॉपिक क्या था, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। आज तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आप सिर्फ समझो, उसके बाद अपन लिख लेंगे कि कोपेन ने वर्गीकरण कब दिया था, आधार क्या था, ये तो चीज़ें हैं रटने वाली। कोपेन ने बड़ा ही सिंपल सा वर्गीकरण दिया, इंग्लिश के कुछ शब्द दे दिए और अपने राजस्थानियों को खास प्रॉब्लम है इंग्लिश से, तब इंग्लिश के शब्द देख के ये हो जाता है, ये तो सिद्धांत याद नहीं होगा, लेकिन सिद्धांत बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसको आप कुछ यूँ समझो, देखो संपूर्ण ग्लोब है, देखो जलवायुओं का प्रकार सिर्फ वैसे अपन मोटे तौर पर देखें तब दो ही है, ये तो उष्ण और एक शीत। और कोपेन ने इन दोनों शब्दों से ही जलवायु वर्गीकरण दिया है, सिर्फ समझने का अंतर है। देखना आप, ये भूमध्य रेखा, इसके लिए कोपेन ने शब्द दिया ए, क्यों दिया देखना आप। सबसे पहले आप इस एक शब्द को उठा लो, क्या, एक शब्द को, उष्ण, ठीक है, एक नंबर। देखो कोपेन ने बड़े शब्द दिए हैं कितने, 5। पहले उन 5 शब्दों को देख लेते हैं, शब्दों के अर्थ आप समझ लोगे तब ये है कोपेन का वर्गीकरण है, जलवायु वर्गीकरण, वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि बुक्स में ऐसे दिया हुआ मिलता है आपको कि ए वर्ष के 9 महीनों में 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान, देखो वो चीज़ें तो रटने वाली, वो अपन लिख भी लेंगे, रट्टे भी मार लेना, याद भी हो जाएंगी, और उनमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, सीधा रटने वाली चीज़ें हैं वो। तो एक बार इसको सिद्धांत को समझ लो, शब्द समझ में आ जाएंगे कि कौन सा शब्द है, क्यों दिया गया है, इसका अर्थ क्या है। अब शब्द क्या दिया यहाँ पर, ए, ठीक है, अंग्रेजी का पहला शब्द है ए, और ए के लिए उन्होंने सबसे पहले ये जलवायु वाला शब्द ले लो, उष्ण, और उष्ण के साथ है कौन सी जलवायु बनाओगे आप, उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र। और जहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु बनेगी वहाँ कोपेन का शब्द काम में क्या आएगा, ए। यहाँ पर जलवायु कैसी है, सर्वाधिक तापमान होता है और सर्वाधिक यहाँ पर वर्षा होती है, और ये क्षेत्र कौन सा आता है, उष्ण आर्द्र वाला, उष्ण आर्द्र वाला, ठीक है। अब सेकंड कोपेन का शब्द क्या है, बी, क्या शब्द है, बी। और सेकंड शब्द आप क्या लो, यानी एक शब्द ना, इसके साथ 3 जलवायु बनेगी उष्ण के साथ, वजह आपको समझ में आ जाएगी। उष्ण, देखो एक तो आर्द्र, एक उष्ण शुष्क, उष्ण शुष्क जलवायु कौन सी बनी, उष्ण शुष्क। मतलब क्या हुआ इसका, जहाँ पर गर्मी भी है और शुष्क भी है, आर्द्रता नहीं है, तो ऐसा क्षेत्र कौन सा होता है, वो होता है मरुस्थल वगैरह में, जहाँ पर गर्मी भी अत्यधिक होती है और वर्षा भी नहीं होती, उष्ण शुष्क। तो उष्ण शुष्क जलवायु होगी, वहाँ पर शब्द कौन सा काम में आएगा, बी, ठीक है। अब शब्द काम में ले लो आप तीसरा शब्द अंग्रेजी का कौन सा है, सी। अपन क्रम से चल रहे ए बी सी। तो देखो उष्ण आर्द्र, उसके बाद में यहाँ पर सर्वाधिक डेजर्ट है, सर्वाधिक डेजर्ट है दोनों साइड ही, तो यहाँ शब्द कौन सा काम में आता है, बी, ठीक है। उसके बाद में अपन लगभग 50-60 डिग्री के आसपास की बात कर रहे हैं,
शब्द काम में आया कौन सा, सी। तो शब्द काम, ये उष्ण का उष्ण ले लो, उष्ण शीत। कौन सा, उष्ण शीत। जलवायु कौन सी हुई, उपोष्ण या शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण। शीतोष्ण के लिए कौन सा शब्द काम में, सी, ठीक है। अब देखो चौथा शब्द कौन सा है, डी। अब मैंने आपको तो बताया दो जलवायु के मोटे रूप पर दो ही रूप हैं, एक तो उष्ण एक शीत, इनसे ही बनते हैं सारे। उष्ण से 3 बन गए, उष्ण में उष्ण आर्द्र, उष्ण शुष्क, उष्ण शीत। शब्द आपको ये याद करने हैं, ए के लिए उष्ण आर्द्र, बी के लिए उष्ण शुष्क और सी के लिए उष्ण शीत। आपस में मिला मत देना आप, ये शब्द ले लो यहाँ उष्ण और बाद में आप शीत ले लो, तो उष्ण शीत कर दो या शीतोष्ण कर दो और शब्द ए काम में ले लो, ऐसा मत करना। थोड़ा सा याद करना है, बाकी समझने वाली चीज़ है। सबसे पहले अपने उष्ण शब्द उठाया, उसके साथ 3 जलवायु बना दी, उष्ण आर्द्र, उष्ण शुष्क और उष्ण शीत। शब्द कौन से आ गए, ए बी सी। अब शब्द आएगा डी और यहाँ शब्द आप ले लो शीत और क्रम सिर्फ वो का वो रखो, शीत साथ कौन है, आर्द्र। तो जलवायु कौन सी हुई, शीत आर्द्र। कौन सी जलवायु, शीत आर्द्र। अब इसका ही पार्ट है जो इसका ये नहीं, सी शब्द नहीं, ये तो महाद्वीपों का, ये शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों का पश्चिमी भाग में आती है। और जो शीत आर्द्र है ना, ये आता है महाद्वीपों का पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग है ना, वहाँ पर तो डेजर्ट, और पूर्वी भाग में वहाँ पर सर्दी तो अधिक है। इसका जो पूर्वी भाग है वहाँ पर सर्दी तो अधिक है, लेकिन साथ में वर्षात होती है, भारत के संदर्भ में सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, कहाँ पर कौन सी जलवायु आएगी, सारी चीज़ें समझ लेंगे आप, ड्रो मत आप पहले। तो शीत आर्द्र में शब्द कौन सा काम में आएगा, डी। शीत आर्द्र में शब्द कौन सा काम में आएगा, डी। एकदम आराम से बैठ के समझो इस सिद्धांत को, एक बार समझ में आ गया कभी नहीं भूलोगे, और अगर नहीं समझ में आ गया और समझ में नहीं आएगा तो जिंदगी भर रट्टे मारोगे, समझ में नहीं आएगा। अगला 5वां, ए बी सी डी ई। शब्द कौन सा आया, ई। शब्द ले लो आप शीत, और शीत के बाद में सेकंड शब्द कौन सा है, शीत शुष्क। मतलब कौन से क्षेत्र की बात हो रही है, यह हो रही है हिमालय क्षेत्र की बात। शीत शुष्क, ये ध्रुवीय क्षेत्र है ना, इसके लिए इसको पेन ने एच शब्द भी देखो, ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र है, इसके लिए शब्द कौन सा काम में लिया है, ई। रीजन क्या है, ठंड तो बहुत ज़्यादा है और बर्फ जमी हुई है, तो शीत शुष्कता है। अब लास्ट एच शब्द कोपेन ने बाद में जोड़ा था, मोटे रूप से बड़े शब्द कोपेन ने 5 दिए हैं, एच शब्द बाद में जोड़ा था, और वो किसके लिए जोड़ा था, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। किसके लिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। अब आ जाओ, ये बड़े शब्द हो गए ए बी सी डी और ई। ए के लिए उष्ण आर्द्र, बी के लिए उष्ण शुष्क, सी के लिए शीत शुष्क, ये उष्ण शीत, और डी के लिए शीत आर्द्र, और ई के लिए शीत शुष्क। और एफ शब्द दिया नहीं है, तो शीत के साथ जो छठी जलवायु बनती है वो आएगी नहीं, मतलब शीत हो जाएगा, मतलब कोई शब्द बना नहीं उससे। ग्लोब में अगर आप देखो दोनों साइड ए बी सी और यहाँ ये डी आ गया, यहाँ नहीं, इसका मतलब पूरी भाग डी है, और यहाँ पर ई, ये कोपेन के 5 शब्द। अब अपन देखते हैं कोपेन के कुछ छोटे शब्द। ये तो मुख्य रूप से जलवायु के 5 शब्द दिए हैं। अब अपने जो साथ में छोटे शब्द काम में आएंगे वो देखो। एक तो कैपिटल ले लो, पहले तो कैपिटल में डब्लू और कैपिटल एस। कैपिटल डब्लू ना, ये तो है मरुस्थलीय या फिर शुष्क क्षेत्र। जो एस है वो अर्धशुष्क, या फिर स्टेपी जलवायु, दो तो हो गए कैपिटल। अब आगे अपन बात करें, अब इन्हीं के 2 छोटे रूप ले लो, छोटा डब्लू और छोटा एस। छोटा डब्लू है, उसका यानी अंग्रेजी शब्द है ना, उसका अर्थ वैसे ही ले लो, मतलब डब्लू का है विंटर सूखा,
या फिर सर्दियाँ, सर्दियाँ सूखी। मतलब जहाँ भी आपको ये शब्द मिले नहीं डब्लू, और वो भी कौन सा, छोटा, तो मतलब वहाँ पर सर्दियों में वर्षात नहीं होती। ठीक है, छोटा एस वहाँ पर समर, मतलब गर्मी, सूखी, मतलब यहाँ पर गर्मियों में वर्षा नहीं होती छोटे एस से। छोटे एस का मतलब क्या है, समर सूखा या गर्मियाँ सूखी। ये हो गए आपके 4 शब्द। अब आएगा एक छोटा जी, छोटा जी। अब छोटा जी है ना आपको बुक्स में, तो इसका अर्थ मिलेगा गंगा का मैदान। इन जी से बना दिया गंगा का मैदान, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। इस शब्द का सही अर्थ क्या है, जी का सही अर्थ है वर्षा ऋतु से पहले भीषण गर्मी, भीषण गर्मी, वर्षा ऋतु से पहले भीषण गर्मी। यह यहाँ गंगा का मैदान है, इसके लिए ये शब्द काम में लेते हैं। और जो वर्षा ऋतु आती है इससे पहले यहाँ पर ये बिल्कुल तपता है बिल्कुल, और यहाँ पर वायुदाब निम्न हो जाता है और मानसून को आकर्षित करता है अपनी तरफ। तो वर्षा ऋतु से पहले भीषण गर्मी। अब आएगा छोटा एम, छोटा एम। छोटे एम का मतलब होता है मानसून का, मानसून का प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश द्वार, मानसून का मानसून का प्रवेश द्वार। अब कोई शब्द रहा है क्या, हाँ एक ले लो छोटा एफ, छोटा एफ। एफ का मतलब है छोटे एफ का वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा। और देखो अपन ने जलवायु पढ़े ना, जैसी जलवायु होगी ना उसके लिए वैसे ही शब्द काम में आ जाएंगे। छोटा एस भी हो गया, एफ एम डब्लू हो गया छोटा। और कोई शब्द, देखो अब एक छोटा एच, छोटा एच भी आपको कहीं देखने को मिल जाएगा। छोटा एच का मतलब होता है हॉट, मतलब गर्म क्षेत्र। और छोटा सी मतलब कोल्ड, ठंडा क्षेत्र, ठंडा क्षेत्र। ये शब्द भी कहीं मिल जाते हैं अपन को। और कैपिटल ई का तो आ ही गया शब्द का अर्थ, डब्ल्यू जी कंप्लीट शब्द आ चुके हैं। अब देखो भारत के संदर्भ में देखो ये चीज़ें, भारत की जलवायु है, कोपेन ने इसको 8 भागों में बांटा, प्रत्येक को अपन देखते हैं। पहला आता है केरल का मालाबार तट। कौन सा, केरल का मालाबार तट। शब्द कौन से काम में है ये, देखो एक तो ये भूमध्य रेखा के पास है, भूमध्य रेखा के पास है ये क्षेत्र। तब एक शब्द तो आप सीधा का सीधा ले लो, ए, कैपिटल ए तो अपने काम में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा एम आ जाएगा, ए एम। एम का मतलब मानसून का प्रवेश द्वार। मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा है, केरल का मालाबार तट है। अब यहाँ आ जाएगा एक छोटा डब्लू, छोटा डब्लू। ये अपना पहला शब्द बन गया। छोटा डब्लू क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर विंटर सूखा है, यहाँ पर सर्दियों में बरसात नहीं होती, सिर्फ गर्मियों में होती है। और जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, केरल का मालाबार तट है, उसके लिए ए एम डब्लू। और तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, उसके लिए शब्द कौन सा काम में आएगा, ए तो आ ही गया, भूमध्य रेखा के पास है, उष्ण आर्द्र जलवायु है, ये सब तो काम में आ गया। अब साथ में इसकी छोटा एस, ए एस। ए एस क्यों आया है, एस का मतलब है समर सूखा। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, यहाँ पर गर्मियों में बरसात नहीं होती, समर सूखा, सिर्फ और सिर्फ शीतकाल में वर्षा होती है। 2 शब्द आ गए अपने काम में। अब जो पूरा का पूरा जो दक्षिणी पार्ट है ना, ये यहाँ पर बीच में है, आपको मैंने बताया था पश्चिमी सह्याद्री पर्वत है, इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। क्षेत्र कौन सा, विदर्भ और तेलंगाना। और यहाँ की स्थिति कैसी है, जो पश्चिमी राजस्थान है ना, वैसी जलवायु है यहाँ की। तब यहाँ शब्द कौन सा आएगा, बी कैपिटल एस छोटा एच डब्लू। अब इसका अर्थ बता दूं आपको, कैपिटल बी क्यों आया है, क्योंकि रेगिस्तान के तुल्य जलवायु है। कैपिटल बी का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो उष्ण शुष्क, गर्मी भी अधिक है और ये क्षेत्र शुष्क भी है। एस कैपिटल क्यों आया है, क्योंकि अर्ध शुष्क जलवायु है। एस जहाँ भी काम में आता है ना, वो स्टेपी जलवायु या अर्ध शुष्क। जो देखो ये पश्चिमी, ये देखो ये राजस्थान है अपना, ये राजस्थान है, तो
राजस्थान के संदर्भ में दो शब्द काम में आएंगे। इधर वाला शब्द है उसके लिए तो आएगा BWHW, ठीक है। मतलब कैपिटल डब्ल्यू का मतलब होता है मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु पूरा ही, और इधर आएगा BSHW, एच का मतलब होता है अर्धशुष्क। तो जो पूर्वी राजस्थान है ना, जहाँ BSHW काम मिले, सेम डिट्टो जलवायु इसकी विदर्भ और तेलंगाना के थे, तो यहाँ पर BSHW अपन काम में लेते हैं। अब पूरा का पूरा जो दक्षिणी भारत है उसके लिए शब्द काम में कौन सा आएगा, AW। क्यों आया है, ए है उष्ण आर्द्र जलवायु है, तापमान अधिक रहता है, यहाँ पर वर्षात भी अधिक होती है, तब तो ए काम में आ गया। और डब्ल्यू क्यों आया है, छोटा डब्ल्यू, क्योंकि विंटर सूखा, ठीक है। अब लेते हैं अपन उत्तर के मैदान की बात। उत्तर का कितने शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 6। उत्तर का मैदान कहाँ मिले, यहाँ पर आएगा सी छोटा डब्ल्यू, CWG। जी का आपको टोटल अर्थ आपको बताए हुए हैं। देखो ये सी है, मतलब उष्ण शीतोष्ण जलवायु है यहाँ की, यानी कि यहाँ पर गर्मी और सर्दी क्या है, बराबर है इस क्षेत्र में। छोटा डब्ल्यू क्यों, यहाँ भी विंटर सूखा। छोटा जी वर्षा ऋतु से पहले भीषण गर्मी, अब जो ये हिमालय क्षेत्र है ना, वहाँ पर अपन शब्द काम में कुछ राइटर वो ई भी लेते हैं, कुछ राइटर एच भी लेते हैं, क्योंकि सूखी सर्दी पड़ती है यहाँ पर, इसके लिए ई, या फिर पर्वतीय जलवायु आने तब यहाँ पर शब्द काम में आ जाएगा एच। शब्द कितने हो गए, 6, ये 7 और ये 8। अब एक छोटा सा देखो, इस शब्द को ना गिन के टोटल में मुख्य रूप से 8 ही बताए हैं, लेकिन ये देखो इधर वाला जो क्षेत्र है ना, इधर वाला क्षेत्र, इसमें इसके भी 3 पार्ट है, ये वाला क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, इसके लिए शब्द काम में आता है DFC। एक तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, एक इसका गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ ना, ये वाला क्षेत्र, इसमें शब्द DFC। डी का मतलब क्या है, शीत आर्द्र, मतलब सर्दी प्लस में वर्षात, तो शीत आर्द्र जलवायु, उसके लिए डी शब्द। एफ का मतलब है वर्ष भर वर्षा, यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। और सी का मतलब कोल्ड, तो जलवायु कैसी है, यहाँ की ठंडी जलवायु है, उसके लिए अपन शब्द काम में लेते हैं DFC। और यहाँ का जो त्रिपुरा वाला क्षेत्र है नहीं, ये वाला इधर वाला क्षेत्र, इसके लिए शब्द अपन काम मिलते हैं AW। जो ये जलवायु है ना, वैसी ही इसकी जलवायु जो बाहर निकला हुआ है इधर त्रिपुरा का जो क्षेत्र है इधर, इसके लिए। और इधर का जो क्षेत्र है यहाँ, ये इसकी जलवायु है CWG। तो जो इधर वाला क्षेत्र आता है इसके लिए CWG, और जो इधर वाला पूरा क्षेत्र है उसके लिए DFC, और इधर वाला क्षेत्र है त्रिपुरा वाला, उसके लिए AW। ये कोपेन ने साधारण सा वर्गीकरण दिया। समझने के लिए आज के लिए इतना काफ़ी, और बाकी अपन इसकी थ्योरी लिख लेंगे, तब कंप्लीट समझ में आ जाएगा। बाकी देखो ये जो शब्दों के अर्थ है ना, कोपेन का वर्गीकरण कहीं कुछ भी मुश्किल नहीं है। जलवायु अपन ने पहले पढ़ ली, अपन को पता है भाई कहाँ पर वर्षा कम होती है, कहाँ पर अधिक होती है, कहाँ पर गर्मी है, कहाँ पर सर्दी है, ये चीज़ें अपन ने जलवायु में देख ली पूरी की पूरी। इम्पोर्टेंट सिर्फ क्या है, ये वाली चीज़ें, ये वाली शब्दों को याद करना पड़ेगा आपको, जिसमें 5 शब्द तो मैंने आपको, देखो सारे शब्द मुश्किल तो है ही नहीं, आसान है सारी चीज़ें। 5 शब्द तो मैंने आपको याद करवाई, ABCD और E, ये सब तो मैंने उष्ण और शीत 2 शब्दों से याद करवा दिए। यहाँ देखो W, कैपिटल W आपको मिले तो शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थलीय जलवायु है। कैपिटल S मिले तब अर्धशुष्क, ये शुष्क है, ये अर्धशुष्क है, या फिर स्टेपी जलवायु है। छोटा W से सीधा सीधा ही बन रहा है, विंटर सूखा आप खुद जोड़ देना, इन जहाँ पर सर्दियों में वर्षात नहीं होती। W का विंटर सूखा, S का समर सूखा, G का गंगा का मैदान या फिर वर्षा ऋतु से पहले भीषण गर्मी। M का मानसून का प्रवेश द्वार, M से भी आप सीधा बना सकते हो, M मानसून का प्रवेश द्वार। F का मतलब वर्ष भर वर्षा। H हॉट, C कोल्ड। आसान सा पूरा का पूरा, शब्द भी बेहद आसान है, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। और जो मैंने जो शब्द लिखे हैं, कोई बुक अगर आपके पास है तो उसमें आपको मिल जाएंगे। थ्योरी में कोशिश करूँगा लिखवाऊँ, बाकी सिद्धांत पूरा समझा दिया है। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।